गुड मॉर्निंग सभी को। वो काम करेगी, एडजोर्बेट की तरह काम करेगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस पिस्टन की मदद से प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम शुरुआत में प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो हमें पता है कि जो एडजॉर्प्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा। रीजन, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एडजॉर्बेंट की सरफेस के और ज्यादा करीब आएंगे और चिपक जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना कि ये चीज जो है हमेशा नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप प्रेशर बढ़ाते जाओ एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ाते जाओ एडजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, नहीं। एक लिमिट है उस तक, वो जब लिमिट आ जाएगी ना उसके बाद आप प्रेशर कितना ही बढ़ाइए एडजॉर्प्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि भाई एडजॉर्बेंट का जो सरफेस एरिया है वो लिमिटेड है। अगर इस पे एक बार इसकी सरफेस जो है कवर हो गई सारी की सारी, तो उसके बाद आप एडजॉर्प्शन आप कितना ही प्रेशर इंक्रीज करिए, एडजॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। अगर सरफेस ही कवर हो चुकी है, एडजॉर्प्शन होना कहाँ है, सरफेस पे। तो अगर सरफेस ही कवर हो चुकी है तो आपका जो एडजॉर्प्शन है वो होने बढ़ने का कोई चांस है ही नहीं, आप प्रेशर को कितना ही बढ़ा लीजिए। ठीक है। तो चलिए, इसके अंदर जो स्टार्टिंग में लिख रखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ये कह रहा है कि अगर आपको एडजॉर्प्शन, एक गैस का जो एडजॉर्प्शन है उसका स्टडी करना है कि उसके ऊपर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो आप जो है ये एक सोच के देखिए कि एक बंद बर्तन के अंदर आपने एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट उनको रखा हुआ है। शुरुआत में अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो जो गैस एडजॉर्ब हो रही है यानी कि एडजॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट तक, और थोड़ी देर के बाद जो एडजॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा यानी कि फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप अब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो उसका एडजॉर्प्शन पर कोई लेना देना या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम ये कहेंगे कि उस स्टेज पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है। इक्विलिब्रियम का एग्जांपल यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आपने प्रेशर बढ़ाया, एडजॉर्प्शन बढ़ा, और बढ़ाया प्रेशर, एडजॉर्प्शन और बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ाया, एडजॉर्प्शन और बढ़ गया। लेकिन एक टाइम आएगा जब आप प्रेशर बढ़ाओगे ना तो एडजॉर्प्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो हम कहेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है। इक्विलिब्रियम वाले टाइम पर क्या होगा कि अगर दो मॉलिक्यूल सरफेस के पास आ रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल सरफेस से वापस जा रहे हैं, इसका मतलब नेट रिजल्ट क्या हुआ कि कोई एडजॉर्प्शन नहीं हो रहा है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू डीजॉर्प्शन।
एडजॉर्प्शन और डीजॉर्प्शन इक्वल हो जाते हैं कब, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। तो इसी चीज को स्टडी किया था फ्रेंडलिच ने, तो उसी को अपन ने जो है आगे अब बढ़ाना है। उससे पहले आपको एक टर्म जो है सीखनी पड़ेगी, वो है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जिसका बार बार इस एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में इस्तेमाल करेंगे। उस टर्म का नाम है एक्सटेंट ऑफ सबसे पहली बात, कितना एडजॉर्प्शन हुआ है, इसी को बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। यानी एडजॉर्प्शन हुआ कितना है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है x बाय m से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, x बाय m से। अब यहाँ पे मास ऑफ एडजॉर्बेट यानी जो गैस है उसका मास, बटे में m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। आपको फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में बार बार ये नाम सुनने को मिलेगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, x बाय m से। व्हाट इज x, एडजॉर्बेट का मास, व्हाट इज m, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। और एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट आप सभी को पता है अच्छे से। अब बात करते हैं कि ये फ्रेंडलिच तो चलो साइंटिस्ट है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसे कहते हैं ये चलो चेक करते हैं। तो आपको एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्लियर हो चुका है, अब ध्यान से सुनिए, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किसे कहते हैं, व्हाट इज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो भाई एक ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ, एक ग्राफ है किस किस के बीच में, x बाई m यानी कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, एक ग्राफ किस किस के बीच में, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। क्या लिखोगे कि एक ग्राफ है किस किस के बीच में, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एंड प्रेशर के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बुक में भी डेफिनेशन दे रखी है उसने, एक्स बाई एम को थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया है, बस और कुछ नहीं। क्या लिख रखा है उसमें, एक ग्राफ बिटवीन, या तो आप सीधा लिख सकते हो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक्स बाई एम, या फिर क्या लिखोगे, ग्राफ बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड, वही बात है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट या फिर अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, ठीक है। ग्राफ किस किस के बीच में, x बाई एम और प्रेशर के बीच में 8 कांस्टेंट टेम्परेचर, क्लियर। तो ये है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की डेफिनेशन। फ्रेडलिच साइंटिस्ट का नाम है, उसने स्टडी किया था, तो उसने एक ग्राफ प्लॉट किया था, उस ग्राफ को स्टडी करते हैं, ग्राफ उसको कैसा मिला था। तो चलिए ग्राफ कैसा मिला था उसको वो देख लेते हैं। उसने दो चीजों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, ये देखिए, यहाँ पे है x बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ पे है प्रेशर और टेम्परेचर उसने कांस्टेंट रखा था, आप यहाँ लिख देते हैं टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। चलो अब देखो शुरुआत में क्या हुआ, हमें भी पता है कि शुरुआत में जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो एडजॉर्प्शन बढ़ता है, यानी कि x बाई एम बढ़ेगा। ये देखिए शुरुआत में जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो x बाई एम बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो उसका सरफेस एरिया एब्जॉर्बेंट का कवर हो जाएगा, उसके बाद एक्स बाई एम जो है मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट हो जाएगी। इसका मतलब उसके बाद आप कितना ही प्रेशर बढ़ाइए, ये देखो प्रेशर तो बढ़ रहा है लेकिन एक्स बाई एम की जो वैल्यू है वो क्या हो चुकी है, कांस्टेंट हो चुकी है। मतलब एक्स बाई एम पे अब यहाँ इसके बाद प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शुरुआत में तो आप प्रेशर बढ़ाओगे तो एक्स बाई एम बढ़ेगा, ये देखिए शुरुआत में प्रेशर बढ़ाओगे एक्स बाई एम बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा क्योंकि जब सारा सरफेस ही कवर हो चुका है उसके बाद
स्टेट का इस प्रेशर को सैचुरेशन प्रेशर कहा जाता है। कौन से प्रेशर को? जिसपे x/m की वैल्यू मैक्सिमम हो गई है उसको, ठीक है। अब जो अपना ये फ्रेंडलिच था, उसने 3 टाइप की रिलेशनशिप स्टडी करी। किस किस के बीच में? 3 टाइप की रिलेशनशिप स्टडी करी x/m और प्रेशर के बीच में। उसने ना 3 एरियाज बना लिए। कौन कौन से? वो मैं इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखिए, इधर बना लेते हैं, ठीक है। 3 एरियाज जो उसने मेनली स्टडी किए थे। नंबर 1, एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर, सबसे पहले लो प्रेशर की बात उसने करी। उसने कहा कि भाई देखो, जब प्रेशर कम था तो ग्राफ जो था वो बिल्कुल लीनियर था, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन था। जब प्रेशर लो था, प्रेशर लो इधर ही होगा, जब प्रेशर लो था तब क्या बोला उसने? जब प्रेशर लो था तब जो ग्राफ था वो बिल्कुल लीनियर था। इसका मतलब एम बढ़ रहा है, सॉरी, जैसे जैसे वीडियो ऑडियो दोनों सही है? हाँ जी, ठीक है। वो यहाँ पे पता चल जाता है, और कोई एक आधे सेकंड का टेक्निकल फॉल्ट होगा कोई, जिसकी वजह से ये हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए नेक्स्ट क्या। तो लो प्रेशर पे उसने कहा ग्राफ बिल्कुल लीनियर है, इसका मतलब x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर की पावर उसने लगा दी 1, ठीक है। उसके बाद उसने कहा एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर के ऊपर उसने क्या देखा कि हाई प्रेशर पे जो x/m है वो डिपेंड ही नहीं कर रहा प्रेशर पे। एट हाई प्रेशर x/m, देखो हाई प्रेशर कौन? ये तो हो गया लो प्रेशर, इतना। ये है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर वाला रीजन। हाई प्रेशर पे x/m प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो उसने इसके लिए क्या रिलेशन दिया? x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0। किसी की पावर 0, इसका मतलब 1। इसका मतलब ये हो गया कि जो x/m है वो कांस्टेंट हो चुका है, वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है वो प्रेशर के। तो अगर अपन ये साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? k आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन? x/m इज इक्वल टू k p की पावर नोट, यानी कि 0। p की पावर नोट का मतलब है कि x/m डिपेंड नहीं कर रहा है किस पे? प्रेशर पे। याद रखना ये चीज, ठीक है। लो प्रेशर पे x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। हाई प्रेशर पे x/m इज इक्वल टू k p की पावर नोट, इसका मतलब x/m जो है हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे जो x/m है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन बात बीच में ये आई कि भाई बीच का जो एरिया है उसमें क्या। तो तीसरा जो पॉइंट निकल के आया वो था एट इंटरमीडिएट प्रेशर। बीच का जो प्रेशर है उस पे क्या? इंटरमीडिएट प्रेशर। तो चलो उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो उसमें ये पाया गया कि भाई देखो, यहां x/m इज इक्वल टू है k p की पावर 1, यहां है x/m इज इक्वल टू k p की पावर नोट। तो यहाँ क्या होगा? खुद सोच के बताइए। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ p की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 0, इसका मतलब यहाँ पर p की पावर 1 और 0 के बीच में होगी। बिल्कुल यही सही था। तो यहाँ क्या मेंशन किया गया कि इंटरमीडिएट प्रेशर पे x/m जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, एंड प्रेशर की पावर रखी गई 1/n। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा? x/m इज इक्वल टू k p की पावर 1/n। और यहाँ पे जो 1/n है
1 बाय n जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, हियर 1 बाय n इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी 1 और 0 के बीच में, बिटवीन 1 एंड 0, 1 और 0 के बीच में क्या वैल्यूज होंगी, जैसे कि 0.2, 0.5, 0.7, ये वैल्यूज होंगी। ये है जी फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। ग्राफ प्लॉट किया x बाई एम और प्रेशर के बीच में, लो प्रेशर पे क्या पाया, ग्राफ बिल्कुल लीनियर है, x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, p की पावर 1, ये रिलेशन आ गया, x बाई एम इज इक्वल टू k, p की पावर 1। हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है, x बाई एम इज इक्वल टू k, p की पावर नोट। इंटरमीडिएट प्रेशर पे कहा कि भाई यहाँ पे जो p की पावर होगी वो 1 बाय n होगी, इसका मतलब 1 और 0 के बीच में आएगी पावर p की, वो कितनी हो सकती है, 1 बाई n का मीनिंग 1 और 0 के बीच में, यानी 0.2, 0.5, 0.7 जो है वो हो सकता है। ये जो इक्वेशन निकल के आई, ये जो इक्वेशन निकल के आई, इसी को बोला जाता है फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। ये जो निकल के आई इसी को बोला जाता है फ्रेंडलिच एडसॉर्प्शन आइसोथर्म इक्वेशन। क्या ये क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या? अगर कोई यहां तक डाउट है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बताइए शाबाश चैट के अंदर, यहां तक सही है? बताइए बताइए भाई, जल्दी बताइए। यस, ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो ही गया। इसके बाद क्या कहा गया कि भाई इस इक्वेशन का लॉग लिया जाए। ग्राफ आपके सामने है, ये लो रीजन हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया, ये हाई प्रेशर एरिया हो जाएगा, ये इंटरमीडिएट रेंज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, x बाई एम इज इक्वल टू k, p की पावर 1 बाय n, याद रखना ये चीज। ठीक है, अब देखो, अब इन्होंने क्या कहा कि ये जो इक्वेशन है ना अपने, इसका लॉग लेते हैं। तो चलो भाई लॉग ले लेते हैं। तो इसका जब लॉग लिया गया तो क्या बना, log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस पावर आगे आ जाएगी 1 बाई n log p। ये इक्वेशन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। कैसे पता चला, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे कौन होगा, log x बाई एम, एक्स एक्सिस पे कौन होगा, log p। स्लोप क्या होगा लाइन का, स्लोप क्या होगा 1 बाय n। इंटरसेप्ट जिस पॉइंट पे ये लाइन इसको कट कर रही है ये क्या होगा, log k। सो दिस वाज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और जिससे जो ग्राफ बना वो स्ट्रेट लाइन बना। इसके बाद इसके जो है ना ड्रॉबैक्स दे रखे हैं कि भाई लिमिटेशन क्या है इसकी। तो इसमें आप ये लिखोगे कि भाई इसको जो है ना एक्सपेरिमेंट करवा करवा के जो इसकी वैल्यूज थी उस पे इस ग्राफ को जो है देखा गया, तो ये पाया गया कि जब हाई प्रेशर की बात आती है तो ओरिजिनली, ये तो हो गया थ्योरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यूज है जब आप प्लॉट करते हैं ग्राफ में तो वो थोड़ा सा डेविएट हो जाता है ग्राफ, वो एक लिमिटेड रेंज है प्रेशर की, उस तक ही एप्लीकेबल होगा, उस तक ही ये जो है अप्लाई होगा। ठीक है, हाई प्रेशर पर थोड़ी बहुत डेविएशंस जो है देखने फ्रॉम सॉल्यूशंस। तो ये अच्छा एक बात बताइए भाई, सोल्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं, सोल्यूशन में क्या क्या चीजें होती हैं, दो चीजें होती हैं सोल्यूशन में, क्या क्या, एक बताइए शाबाश, सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी?
फेस पे जाके जाता है, ये पाया गया। ये कह रहा है कि सॉलिड कर सकता है सोल्यूट्स को फ्रॉम द सोल्यूशन। एक एग्जांपल भी है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है। इसका मतलब इसमें सोल्यूट जो है वो है एसिटिक एसिड और सॉल्वेंट जो है वो है पानी, और आपने इसमें कोई चारकोल डाल दिया। फॉर एग्जांपल दिस इज चारकोल, ये चारकोल आपका एडसोर्बेंट चारकोल। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि भाई धीरे धीरे सॉल्यूशन में से जो एसिटिक एसिड है, जो सोल्यूट है, वो जाके इस चारकोल की सरफेस पे जाके लगने लग गया, यानी कि सरफेस पे एडजॉर्ब होने लग गया। और ये जो सॉल्यूशन है इसमें एसिटिक एसिड की मात्रा धीरे धीरे कम होती गई, धीरे धीरे कम। सिंपल सी बात है कि सॉल्यूशन में से एसिटिक एसिड निकल निकल के सॉलिड के सरफेस पे जाके लगने लग गया। इसका मतलब कि सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड की जो अमाउंट है वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, कम होने लग गई। यही चीज लिख रखी है इसमें कि जब एक सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का शेक किया जाता है चारकोल के साथ, तो कुछ अमाउंट एसिटिक एसिड की जो है सॉल्यूशन से एडजॉर्ब हो जाती है चारकोल पे, और एसिड की जो कंसंट्रेशन है यानी मात्रा जो है एसिड की, एसिटिक एसिड की सॉल्यूशन में वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और भी एग्जांपल दे रखे हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हैं। फिर बात आती है कि इसके क्या फैक्टर अफेक्टिंग है। तो भाई सिंपल सी बात है, अच्छा इसका अपन यूज करना। फैक्टर अफेक्टिंग में वही आएगा, नेचर ऑफ एडसोर्बेंट, नेचर ऑफ एडसोर्बेट, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है, बस एक लाइन लिखनी है। दूसरा टेम्परेचर, दूसरा क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडसोर्प्शन घटेगा, जैसे वहां पे किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आएगा। तीसरा प्रेशर, बात नहीं कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं सोल्यूशन की। तो यहाँ पे प्रेशर काम नहीं आएगा, यहाँ काम आएगी कंसंट्रेशन। देखो भाई, और आप खुद बताना, मान लेते हैं मैंने शुरू शुरू में
दोनों एक दूसरे से क्या, इसका मतलब एडजॉर्प्शन घटेगा, और जैसे जैसे एडजॉर्प्शन घटेगा x/m जो है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा। सो दिस इज फिजिजॉर्प्शन का ग्राफ। ये फिजिजॉर्प्शन का ग्राफ है जो कि बिल्कुल सिंपल से तरीके से समझ में भी आ रहा है। ये केमिजॉर्प्शन का ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ केमिजॉर्प्शन, ये वाला। अब इसमें देखो कैसे होगा। इसमें शुरुआत में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन इसके बाद वो भी घट जाएगा। ये क्या था भाई, इसमें ये है कि आप जानते हो कि जो केमिजॉर्प्शन है, जो प्रोसेस है अपनी, वो एक केमिकल रिएक्शन है, या आप ये कह सकते हो कि उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि यहाँ पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनते हैं, और जब बॉन्ड बनते हैं तो उनमें एनर्जी लगती है। तो शुरुआत में जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, उससे जो हीट मिलेगी वहां पर एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनाने में, शुरुआत में जो आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो इसका इस्तेमाल कर लिया जाएगा हाँ जी, केमिजॉर्प्शन में शुरुआत में जो ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने अभी बताया आपको कि शुरुआत में जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उससे जो हीट मिलेगी उसका इस्तेमाल जो है कर लिया जाएगा, यूज कर लिया जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। किस किसके बीच में, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो अगर बॉन्ड ज्यादा बनेंगे तो इसका मतलब है कि आपका एडजॉर्प्शन जो है वो भी ज्यादा होगा। ठीक है, अगर एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा तो इसका मतलब है x/m जो है वो भी ज्यादा होगा, लेकिन उसके बाद जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उसके बाद जो हीट ज्यादा मिलेगी उससे सारे के सारे बॉन्ड टूट जाएंगे और जो एडजॉर्प्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर? यहां तक कर लेना भाई, आज एडजॉर्प्शन आइसोबार तक कर लेना। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। अच्छा, फिजिजॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? देखो, केमिजॉर्प्शन एक स्पेशल केस है जब आपके एडजॉर्बेट में ऐसी पावर है कि वो केमिकल